नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वर्दी में। दोस्तों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 से रिलेटेड है। तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी, आपको आपका आवाज़ से लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक भर्ती को एक एक मंथ रह गया, एक इस एग्ज़ाम होने के लिए 1 मंथ रह गया। और 1 मंथ में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, बिल्कुल लीक पर नहीं चलना है। जैसे सब बच्चे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है। वैसे करेंगे तो आप भी उन्हीं के साथ उसी मेरिट में एक एवरेज नंबर पर रह जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना ही है क्योंकि मैं 2016 में चयनित था, 2016 वाली भर्ती में चयनित था, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर वाली में। तो मैं बस मेरे कुछ जो भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपसे शेयर करूँगा। बहुत ही कम समय में मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें सबसे पहली बात है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अभी आप जितना भी लेवल है आपका, बस उसी में आप एक मन में एक कॉन्फिडेंस रखिए और निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं पॉइंट रखूँगा दोस्तों, आपने सोचा होगा कि मैं एक स्टडी से रिलेटेड मैं कोई पॉइंट रखूँगा, तो नहीं। सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अभी मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जैसे जिनको लग नहीं रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, या जो जिनका मोटिव डाउन हो चुका है कि यार मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा, कि मेरा अभी ये सब्जेक्ट कवर नहीं किया है, वो सब्जेक्ट कवर नहीं किया है, तो मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मन से ये वहम निकाल दें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रखें। मैं आपको अपना ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने 2016 में जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था तो मुझे 4 से 5 मंथ कोचिंग करते हुए होते, और हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे रह गए थे मेरे जिनको मैंने कभी मतलब ओपन करके तक नहीं देखा है। मतलब वो मैं उस अभी तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उस टाइम पर मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था। थोड़ा-सा होपलेस मैं था, लेकिन इतना नहीं था। बाकी चीज़ों पर अच्छे से काम किया था, जैसे मैथ्स पर अच्छा से अच्छी कमांड बनाई थी और हिंदी पर अच्छी कमांड बनाई थी। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा हाई रखा और मैंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया था, बिना किसी इतनी अच्छी तैयारी के। तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई बिल्कुल करेंगे और आप ही करेंगे, ठीक है? और आइए आगे देखते हैं। आगे जो मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। दोस्तों, हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट। और हिंदी का आप एक सिलेबस देखेंगे दोस्तों, तो वो एक ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, मोटा-मोटा सिलेबस होता है। अगर आप में से जिसने हिंदी को अभी हल्के में लिया हुआ है कि हाँ, पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ेंगे, वो ऐसी गलती ना करें। हिंदी में सारे के सारे टॉपिक जो है एक अच्छे से एक बार कवर कर लें, और जितने मैक्सिमम विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये जितना हो सके मैक्सिमम अपनी आँखों के सामने से एक बार ये चीज़ें निकल जाएँ। मतलब वैरायटी ऑफ विलोम शब्द, मतलब अलग-अलग टाइप के जितने भी विलोम शब्द हमें मिल सकते हैं अलग-अलग बुक से, वो सारे कवर करें। रही बात रस, छंद, अलंकार की, ये अच्छे से बिल्कुल याद करके जाएँ। और इनमें भी ये है कि डेफ़िनेशन से कोई हमें फ़ायदा नहीं है कि जी डेफ़िनेशन को रट रहे हैं बैठे हुए। डेफ़िनेशन कोई काम नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि छंद क्या है और छंद कैसे काम में आएगा, और हमें कविता को या 4 लाइनों को देखकर उसमें पहचान सकें कि इसमें कौन-सा अलंकार है, कौन-सा छंद है, कौन-सा अनुप्रास है या जो भी है। तो हमें वो सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए कि हम एक एग्ज़ाम्पल को देख के समझा सकें कि इसमें कौन-सा छंद है या कौन-सा अलंकार है। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। आपको 4 लाइन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन-सा अलंकार है या कौन-सा छंद है, या अनुप्रास में भी अनुप्रास के कितने भाग होते हैं, उसमें से पूछ लेगा कि अनुप्रास का कौन-सा वाला अनुप्रास है। तो इस टाइप से वो ज़्यादा चीज़ें पूछ पाएगा उसमें। अब बात आती है दोस्तों जीएस की। जीएस का एक एक बहुत ही वाइड सिलेबस है। आपने अगर ज़्यादातर बच्चों में से अगर कोई है जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं बता दूँ, वो अगर एक बार पॉलिटी अच्छे से पढ़ लें और साथ में करंट अफेयर्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनका सारा सिलेबस कवर है, उनकी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, मैं कहना चाहूँगा उनको कि वो पॉलिटी अच्छे से पढ़ लें और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी ये बहुत वाइड हैं, तो ये आप अभी 1 मंथ में तो नहीं कवर कर पाएँगे इन सब चीज़ों को। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले, तो इनको एक बार एग्ज़ाम्स जाने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर करके जाएँ। ऐसा नहीं कि हमने अच्छे से पढ़ा था उस टाइम पर, तो हम अब उसको खोल के भी ना देखें। जाते-जाते मोटा-मोटा एक एक अपने माइंड में एक व्यू बनाकर जाएँ कि हाँ, ये पूरा एक रिदम होना चाहिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफ़ी का। और मूल विधि, ये मैं मानता हूँ कि धाराएँ वगैरह ये इतनी नहीं पूछी जाती है इस एग्ज़ाम में। मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो ये मुझे मेरे
मैंने जहाँ तक देखा था कि कोई भी ऐसा कोई आर्टिकल पूछे जाते हैं, लेकिन धाराओं में से अंदर से नहीं पूछता है क्वेश्चन, मोटा-मोटा पूछ सकता है। बात आती है संख्यात्मक। दोस्तों बात करते हैं थर्ड पोर्शन यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि गणित की। तो गणित में दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। आपने अच्छे से पढ़ा है और रिवाइज़ किया है और आपको क्वेश्चंस करने आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें भी आप एक छोटा सा काम ये करेंगे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले तो अच्छे से रिवाइज़ करेंगे हर एक क्वेश्चन को। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ पूरा मैथ्स का सिलेबस हम एक बार कर करके देख लें कॉपी पर पेन से, ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हमको एक मोटा हमें एक पढ़ लेना चाहिए, पूरे क्वेश्चंस को आंखों के आगे से निकाल लेना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हुआ है। और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं, आपने जितना भी किया उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनमें आपको लग रहा है कि हाँ इनमें थोड़ा डाउट है, मैं भूल सकता हूँ, या आप उनका अक्सर भूल जाते हैं, तो उनको एक पेपर पर नोट कर लें। नोट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं तब तक उसको पढ़ते रहें अच्छे से। एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री होने से पहले तक आप उसको एक बार आंखों के आगे से निकाल के रिवाइज़ करके और उसको फेंक दें पेपर को, ठीक है। फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर चिल होकर जाएँ एग्ज़ाम में, और अच्छा होगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बात आती है रीज़निंग की, तो रीज़निंग में लॉजिकल रीज़निंग पूछी जाती है, थोड़ी लेंथी रीज़निंग भी पूछी जाती है, और साथ में जो वर्ष और दिन वाले क्वेश्चन होते हैं कि इस तारीख को ये वाला दिनांक था, ये दिन था, तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा, उसका एक पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है। फार्मूले के बेस पे हम ए टू जेड सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं उसके। तो थोड़ा इस टाइप की रीज़निंग पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी आप बेसिकली आप क्या करेंगे, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जीएस में जो है पॉलिटी ज़्यादा पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स आप इस मंथ तक का यानी सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, और जनवरी से सितंबर तक यानी इस साल का करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% फंसेंगे, तो आप उससे उन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और दोस्तों एक ये कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्रैक्टिस सेट लगाना। अब आपके पास टाइम है, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट करना। आपको दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट करने चाहिए, और प्रैक्टिस सेट भी ऐसे करने चाहिए, या तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करें, तो उसमें तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब आपको खुद से टाइमर नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम चलता रहेगा। या अगर आप ऑफलाइन टेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइमर लगाकर टेस्ट देने चाहिए। मेरे साथ के काफ़ी दोस्त हैं मेरे, या कुछ मैंने और भी बच्चे देखे हैं जो जिनको नॉलेज अच्छी होती है, कर पाते हैं क्वेश्चन, लेकिन एंड तक आते आते उनके पास यही रह जाता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा समय और होता तो मैं ये क्वेश्चन और लगा पाता या कर पाता। तो उसमें आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट आपने अगर कर लिया तो आप इसके सक्सेस के बहुत पास पहुंच जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट करने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बस उसको इम्प्रूव करते रहें, और टाइमर लगा के करें। जिस टाइम में हमारा एग्ज़ाम होना उस टाइम में लगाएं, और उस टाइम से पहले एग्ज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करें प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है खुद को मोटिवेटेड रखना। मोटिवेशन अंदर बनाए रखें अपने, जब तक वो डाउन हो जाएगा कि हाँ खुद से ही होपलेस हो गया कि मुझसे एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या 12 लाख बच्चे हैं या 15 लाख बच्चे हैं तो मैं कैसे करूँगा। दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं, एग्ज़ाम इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है मेरे व्यू से। तो बस आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे बच्चे हाइट में निकल जाएंगे, चेस्ट में निकल जाएंगे, रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आप उस चीज़ को लेकर ना घबराएं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर 103, 104, 105 क्वेश्चन तक आप कर आते हैं तो ये आपको सिलेक्शन के बहुत पास ले जाएगा। और इतने क्वेश्चंस करना मैं नहीं मानता कि बहुत मुश्किल काम है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल नॉर्मल या मॉडरेट लेवल भी आया तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइए। तबीयत थोड़ी ख़राब थी, गला ख़राब है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बस मेरा मोटिव यही है कि हाँ मेरी वजह से अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं सोचूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। तो आप वीडियो कैसी लगी हो बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए और शेयर कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई आपकी परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।